हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार और आपके साथ हूँ। जैसा कि रिसेंटली हम लोगों ने क्लास 9th का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया था और लास्ट वीडियो में हमने अनबैलेंस्ड फोर्स तक पढ़ा था। अब उसके आगे जो भी है हमारा जो आता है लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसके अंदर जाएंगे और उससे पहले उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं छोटे छोटे उसको डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक कि प्रीवियस वीडियो में जो भी कंटेंट था वो क्लियर होगा और अब आगे की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा जो होता है लॉ 3 है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ऐसे लिख देता हूं सीधे, एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब उसमें पहला होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, और दूसरा हमारा आता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, एंड थर्ड हमारा फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये आता है। तो इस चीज में आपको दिख रहा है इनर्शिया दिख रहा है, यानी कि इट मीन्स कि पहले लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमारा इनर्शिया क्लियर होना चाहिए। और ये कहता है कि अगर आपको दूसरा वाला पढ़ना है तो उससे पहले आपका मोमेंटम क्लियर होना चाहिए क्या होता है। तो हम इसी पे बात करेंगे अभी। तो पहले हम इनर्शिया डिस्कस करेंगे कि इनर्शिया क्या होता है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है इनर्शिया। हम देखें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है तो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई ना करें। जैसे कोई चीज रखी हुई है तो वहीं पे रहेगी, हम जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे जब तक हमें बोला नहीं जाएगा कि आप यहाँ से यहाँ जाइए। हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ना अच्छा लगता है, हम अगर सो रहे हैं तो हमें सोना अच्छा लगता है। तो वैसा ही इनर्शिया है। तो इनर्शिया क्या होता है कि द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू ओपोज एनी चेंज, बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो अपने अंदर कोई बदलाव नहीं चाहती है, अगर आप उसके अगेंस्ट कुछ करेंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अगर मोशन कर रही है तो वो मोशन ही करना चाहेगी। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है कि द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू ओपोज एनी चेंज इन इटसेल्फ। हमें बाहर से कुछ सप्लाई मत करो, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। जैसे कि बच्चे हैं, बच्चे पढ़ते नहीं है जब तक टीचर बोलता नहीं है, और कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं तो वो एक्सेप्शन होते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जब तक उनको डांटा नहीं जाता है, उनके पेरेंट्स उन्हें बोलते नहीं है तो वो पढ़ते नहीं है, सोए रहते हैं। तो वैसे ही इनर्शिया उनके लिए ही है। तो ये क्या है, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी to oppose any change in itself। बॉडी की वो प्रॉपर्टी, बॉडी की वो टेंडेंसी जो अपने अंदर कोई बदलाव नहीं चाहती है। अब एक चीज कि इनर्शिया, फिजिक्स के लैंग्वेज में इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो ऑप्शन है, एक साइकिल है और एक हमारे पास बस है। ठीक है, एक साइकिल है एक बस है। तो ये साइकिल चल रही है, अगर ये साइकिल चल रही है और हमें इसको रोकना होगा तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। एक बस चल रही है, हमें इसको रोकना होगा तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका मास मान लो 15 kg है और इसका मास कितना होगा, मान लो 1 टन है। ठीक है, 100 kg है। तो क्या ये आप देख सकते हो कि जो साइकिल है उसका मास कम है, यानी कि अगर हमें फोर्स लगाना होगा तो कम फोर्स लगेगा रोकने के लिए। अगर बस को रोकना होगा हाथों से तो ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक, अब एक चीज कि अगर ये रेस्ट पे है, साइकिल रेस्ट पे है, जैसे बच्चे साइकिल से आते जाते हैं तो थोड़ा सा फोर्स लगा के वो चलने लगते हैं, लेकिन अगर बस रेस्ट पे है तो उसको धक्का देने में कितनी प्रॉब्लम होती है ये आपको पता होगा। तो हमने अभी तक देखा कि इनर्शिया क्या होता है, और आप इसको बुक के थ्रू जाओगे, रेफरेंस बुक के थ्रू, तो इसके एप्लीकेशन इतने ज्यादा हैं कि क्वेश्चंस आप करोगे हर जगह इनर्शिया दिखता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करें तो
जब कोई बस चलती है और कोई उस पे से उतरता है, बस चलती हुई बस से उतर जाना ये तो गलत है, करना नहीं चाहिए। फिर भी इमरजेंसी में अगर कोई उतर जाता है तो क्या होता है कि वो बस के साथ कुछ दूर दौड़ के जाता है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कोई बस से उतरता है तो कुछ दूर दौड़ के जाता है। क्यों? क्योंकि हम जब बस से उतरते हैं तो हमारा जो पैर है वो अर्थ के कांटेक्ट में आता है, तो पैर हमारा रेस्ट में आ जाता है। लेकिन हमारा जो कमर से ऊपर का पोर्शन है, जो अपर बॉडी है, वो रेस्ट में नहीं रहती है। वो ड्यू टू इनर्शिया की, वो अगर बस मोशन में है तो वो भी मोशन में ही अभी रहता है कुछ सेकंड के लिए, इसलिए हम दौड़ के आगे चले जाते हैं, ऐसा होता है। ये हमारा पैर आता है जो कांटेक्ट में आता है अर्थ की, तो पैर रेस्ट में हो जाता है, बट हमारा अपर बॉडी जो है वो रेस्ट में नहीं हो पाता है, तो हमें झटका सा लगता है। ठीक वैसे ही अगर हम बस में बैठे होते हैं तो जब चालू होती है चलने के लिए, या जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है रोकने के लिए, तो हमें झटका लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? आप देखे भी हो तो ड्यू टू इनर्शिया ही होता है। जब वो चलने लगती है तो हमारी बॉडी एकदम मोशन की कंडीशन में रहती है। क्यों? क्योंकि बस भी चल रही है तो हमारी बॉडी भी मोशन के कंडीशन में रहती है। जब हम ब्रेक अप्लाई किए हमारी बॉडी रेस्ट पे आना चाहती है, तो एक्सटर्नल फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो रुक जाता है। वैसे ही अगर खड़ी है बस, स्टार्ट हो रही है जाने के लिए, तो क्या होगा? जब चालू करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, तो वो अपना एक्सटर्नल फोर्स लगा के आगे की तरफ बढ़ेगी, लेकिन हमारी बॉडी उस केस में क्या होती है? रेस्ट पे होती है। क्यों? क्योंकि बस भी खड़ी है, हम भी आराम से चुपचाप बैठे हैं, लेकिन बस अचानक चलने लगती है तो हमें झटका लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स आता है ड्यू टू इनर्शिया, कि हम पहले रेस्ट पे थे अब आगे चले जाएंगे। तो यही से पहली चीज कि इनर्शिया क्या होती है। तो द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इटसेल्फ। हमें बाहर से कुछ भी पसंद नहीं है, हमें इनर्शिया है। हम अगर रेस्ट पे हैं तो रेस्ट में ही रहेंगे, मोशन में है तो मोशन में ही रहेंगे। ठीक, अब मैंने बोला कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा, अगर मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। ठीक है, इसको हिंदी में जड़त्व बोलते हैं, जड़त्व। ठीक है, अब आते हैं, और आपको पता होगा कि मास क्या होता है। तो मास अगर डिफाइन करना चाहोगे तो कोई भी चीज कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रही है उसको मास बोलते हैं। अब आते हैं, हमारा पहला लॉ, लॉ क्या है? पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, पहला हमारा ये है कि लॉ ऑफ इनर्शिया। अब देखो इसमें क्या होता है, ए बॉडी एट रेस्ट wants to remain at rest, or a body moving with some velocity continue to move if there is no external force applied। स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा कि ए बॉडी एट रेस्ट wants to remains at rest। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करना चाहेगी। ये कहाँ तक था? इनर्शिया तक था। ठीक है, यही तो इनर्शिया होता था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो मोशन ही करना चाहेगी। लेकिन कब तक? अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई नहीं करते हैं। अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तब तक। ठीक है, अब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई कर देंगे, एफ एक्सटर्नल, तो वो बॉडी क्या हो जाएगी? रेस्ट से मोशन में हो जाएगी। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देंगे, तो बॉडी क्या हो जाएगी? वो रेस्ट में आ जाएगी। जैसे हम साइकिल चलाते हैं,
और जब हम पैडल मारना छोड़ देते हैं तो क्या होती है, वो थोड़ी देर बाद रेस्ट में आ जाती है, और बाकी सारी चीजें कि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो सारी चीजें हैं। बट जब हम एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई करना हटा देते हैं तो कुछ दूर बाद वो बॉडी रेस्ट में आ जाती है, रुक जाती है। अगर कोई साइकिल स्टार्टिंग में रेस्ट में थी लेकिन हम एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई करते हैं तो वो मूव करने लगती है। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन कर रही है तो मोशन ही करेगी, अनटिल एंड अनलेस द एक्सटर्नल फोर्स इज सप्लाइड। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई नहीं करते हैं तब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन कर रही है तो मोशन ही करेगी। ये हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया होता है जो कि पहला लॉ है। तो इसको आप पूछ सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, या इससे पूछा जा सकता है लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको क्या बोलेंगे, और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से पूछा जा सकता है या लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से पूछा जा सकता है। अब न्यूटन ने तो पूरी फिजिक्स को चेंज कर दिया था, तो ये इसके लिए इनर्शिया क्या है, कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको कर देना है, तो उसने अपना नाम ले लिया न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। एक पहला आई थिंक क्लियर होगा, और ये चीज याद रखना आप लोग, क्योंकि कंसेप्चुअल पे ही ये अप्लाई होता है ज्यादा। ये जो हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया है इस पे कोई न्यूमेरिकल जल्दी नहीं आता है, ठीक, लेकिन कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स इस पे आते हैं, और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि लॉ ऑफ इनर्शिया ये होता है, इसको अप्लाई करना है, बस दैट्स इट। अब हमारा जो सेकेंड है, सेकेंड जो होता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम, ठीक है, इसको हिंदी छोड़ो, क्या फायदा। अब क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड velocity, the product of mass and velocity is known as momentum। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा, फॉर्मूला क्या होगा मैथमेटिकली मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे एरो दे दिया जाता है। कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको मैंने बताया था मोशन में कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो अगर कहीं किसी फिजिकल क्वांटिटी पे ये एरो दिख जाए इसका मतलब कि वो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपको उतना ध्यान नहीं देना इस पे। अब देखो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल टू M इंटू वी, जहाँ पे मास और V वेलोसिटी। ठीक है, अब यूनिट की बात कर लेते हैं कि मोमेंटम की यूनिट क्या होगी। मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है, मास की यूनिट केजी, और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको लिख लो ऐसे, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे लिख लो। अब देखो, अभी तक इतनी चीज, अब इसको अगर समझना होगा कि हम ये कहना क्या चाहते हैं, तो एक ये मास है m इक्वल टू 5 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg, और मैं इसको v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कराता हूँ। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। एक बॉडी है 5 किलो की जिसके पास 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, तो क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 kg मीटर पर सेकेंड। और एक चीज याद रखना, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, अगर वो न्यूमेरिकल है तो आप यूनिट लिखना नहीं भूलोगे, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके आधे नंबर ऐसे ही चले जाएंगे। ठीक है,
नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपने क्या निकाला है। ठीक, तो मोमेंटम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एग्जाम्पल इसमें बहुत छोटे छोटे हैं। अब करना है एक चीज यहाँ पे देखते हैं कि अगर इनिशियल में ये क्या होता है, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी और v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो अगर एक ही बॉडी है, जैसा मास m है, उसका स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी u है और कुछ टाइम t बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। ठीक, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी u है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम दैट इज पी आई इक्वल टू एम इंटू यू। मास तो वही है बॉडी का और इनिशियल वेलोसिटी लेंगे। फाइनल मोमेंटम पी एफ इक्वल टू एम इंटू वी। तो जब बोले कि किसी बॉडी का वेलोसिटी इतना है और वो इनिशियल वेलोसिटी है, वो स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी है, तो हम मास को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम मिलेगा, और जब हम फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल मोमेंटम मिलेगा। और हम अगर चेंज निकालना चाहें तो हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे तो हमारा चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें हम फिर देखेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। बस आपको माइंड में इतना रखना है कि मोमेंटम ये होता है, इससे पहले लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़े, उससे पहले इनर्शिया पढ़े। तो ये तीन चीज़ें आप अपने माइंड में क्लियर रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना छोटे मोटे, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू।